हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे एल्गोरिदम्स के बारे में। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और उन्हें लिखने का क्या तरीका होता है। साथ ही एक एग्जांपल के ज़रिए हम एक एल्गोरिदम बनाएंगे जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एल्गोरिदम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमें ये याद रखना है कि अ स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट, ये आपको याद रखना है, फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूल्स हैं, जो सेट ऑफ रूल्स हमको फॉलो करने हैं किसी प्रॉब्लम को, यानी किसी भी दी हुई प्रॉब्लम की एंड तक, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें कैसे पहुंचना है। तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स ऑफ और इंस्ट्रक्शंस, यानी रूल्स या इंस्ट्रक्शंस का एक फाइनाइट सेट जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम उसे एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, आप एल्गोरिदम को किस तरह से समझ सकते हैं कि एल्गोरिदम जो है वो एक रोड मैप हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने का। जब भी आपको किसी जगह पहुंचना है तो आप डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, आप जो रास्ता है उसी को अपनाएंगे। तो एल्गोरिदम्स एक्चुअली में स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं। मैं बार बार डेफिनेशंस को इस डेफिनेशन को मैं रिपीट करता रहूँगा वीडियो में, ताकि आपके दिमाग में ये जो दो तीन शब्द हैं, स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सेट, फाइनाइट क्यों कह रहे हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे रोड मैप होता है किसी भी जगह पहुंचने का, या फिर आप एक कह सकते हैं एल्गोरिदम को आप एक किसी भी डिश की रेसिपी से कंपेयर कर सकते हैं। एक रेसिपी कह सकते हैं किसी डिश की, है ना भाई। रेसिपी भी हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तभी हमें फाइनली कोई डिश मिलती है रेसिपी को फॉलो करने के बाद में, राइट। हम डायरेक्टली नहीं पहुंच जाते। दैट इज़ वाई स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सेट, यानी कि सीमित होने चाहिए वो जो सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस हैं, ना ज़्यादा ना कम। ओके, इसी को आप प्लान भी कह सकते हैं। अ प्लान टू फॉलो, अ प्लान टू फॉलो, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ के, किसी भी दी हुई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो आप जब डेफिनेशन लिखें तो आपको अ स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस लिखना ही है टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम क्या हो गया, एक रोड मैप हो सकता है, एक रेसिपी की तरह होता है, या एक प्लान की तरह होता है जो हमें एक, जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने ये कहा कि फाइनाइट सेट है, तो पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनाइटनेस। ओके, फाइनाइटनेस क्यों कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा इनफाइनाइट लूप नहीं होना चाहिए कि वो हमें सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा है, चले जा रहा है चले जा रहा है। यानी कि हमने जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए हैं, नई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं। तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से बना होना चाहिए, इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि वो कहीं एंड हो जाके, उसमें कोई इनफाइनाइट लूप्स ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे कि हमें सॉल्यूशन ना मिले। कहीं पर उसका एंड पॉइंट होना चाहिए, मतलब इट शुड हैव एन एंड पॉइंट। ओके, तो फाइनाइटनेस को आप याद रखेंगे, यानी कि अगर हमारा एल्गोरिदम ही प्रॉब्लमेटिक होगा तो हमारा सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। इसलिए एल्गोरिदम को फाइनाइट होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है अनएम्बिगुअस। दिस इज़ OUS। ओके, अनएम्बिगुअस मतलब, एम्बिग्विटी जो शब्द होता है इसका मतलब होता है कि किसी एक चीज़ के जब दो मतलब निकलने लगते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो अनएम्बिगुअस मतलब एल्गोरिदम शुड बी अनएम्बिगुअस, यानी कि एल्गोरिदम अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब इट शुड हैव वन मीनिंग। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं होना चाहिए जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो।
ओके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो। एंड थर्ड वी हैव लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। सबसे बड़ी खासियत यही होती है एल्गोरिदम्स की कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिखे जाते हैं, जैसी आवश्यकता होती है उस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है। लेकिन जब हम एल्गोरिदम्स की बात करें तो एल्गोरिदम्स एक्चुअली में एक रोड मैप, रेसिपी या प्लान है जिनकी मदद से हम दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ ये सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिनका हमें यूज़ करना है और फिर उसकी हेल्प से हम आगे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस जो हमने से रूल्स दिए हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए, जो स्टेप बाय स्टेप हमने एक रोड मैप या रेसिपी तैयार की है, उसको हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं। सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत आसान होते हैं, इंग्लिश में लिखे जाते हैं, जिसे कोई भी नया यूज़र भी आसानी से समझ सकता है। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है एल्गोरिदम्स में। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसका मतलब ये है कि इनपुट्स और आउटपुट्स हैं, मतलब देखिए बात हो रही है एल्गोरिदम्स की। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें इनपुट्स भी होंगे, आउटपुट्स होंगे। तो जब हम एल्गोरिदम में स्टेप्स लिखेंगे तो वहाँ पे इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो क्लियरली डिफ़ाइन होने चाहिए, ताकि जब आगे इन स्टेप्स की मदद से कोई सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाए, इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए, तो वहाँ पे जो डेवलपर हैं, जो कस्टमाइज़ करने वाले हैं, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, उनको कोई परेशानी ना हो कि इनपुट्स और आउटपुट्स क्या हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। ओके, तो अभी हमने देखा फाइनाइटनेस, अनएम्बिगुअस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड देन इनपुट आउटपुट्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा फीजिबल, मतलब जितने रिसोर्सेज हैं उसी में इम्प्लीमेंट करने लायक होना चाहिए। सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए एल्गोरिथम को लिखने के लिए कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, यानी कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं में काम हो जाए, इस तरह से लिखा जाना चाहिए। एंड देन वी हैव रीडेबल, मतलब जो भी स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं वो क्लियर एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। सबसे पहली जो एक खासियत होती है एल्गोरिथम की कि वो ईज़ी टू रीड होना चाहिए और वो आसानी से एक नया यूज़र भी उसे समझ सकता है। तो सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने से हमें ये समझ में आता है कि एल्गोरिथम इस तरीके से लिखा जाता है कि प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा ये हमें क्लियर हो जाता है किसी भी एल्गोरिथम को पढ़ लेने से या किसी भी प्रॉब्लम के एल्गोरिथम को तैयार कर लेने से। अब एक छोटा सा हम एल्गोरिथम बनाते हैं, ऐड टू नंबर्स। तो अगर दो नंबर को ऐड करने का एक प्रॉब्लम है कि दो नंबर को ऐड कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो क्या स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप में जो हमारा होता है वो होता है स्टार्ट। स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखाना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, जब हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें दो नंबर इनपुट लेने होंगे, लेकिन इनपुट लेने से पहले हमें उन नंबर्स को कैरी करने के लिए एंटिटीज़ चाहिए। वो एंटिटीज़ क्या होती हैं? वेरिएबल। तो हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे? हम यहाँ पे आसानी से समझने के लिए डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे हम क्लियरली स्पेसिफाई कर रहे हैं num2 एंड num3, ये 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हुए हैं।
थर्ड स्टेप में हम इनपुट करेंगे वैल्यूज़, इनपुट वैल्यूज़ इन num1 एंड num2, मतलब कि हमने दो इनपुट ले लिए, ओके, जिनको हमें ऐड करना है। थर्ड वाला जो वेरिएबल है इसमें हम इन दोनों के सम को ऐड करेंगे, ऐड इन द सेंस सम को उसमें हम डालेंगे, असाइन करेंगे। फोर्थ स्टेप हमारा होगा ऐड num1, यानी कि num में जो वैल्यू है एंड num2, यानी कि जो num2 में वैल्यू है उन दोनों को ऐड करेंगे एंड स्टोर एडिशन इन num3। नाउ फाइनली प्रिंट करेंगे, प्रिंट वैल्यू ऑफ num3। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा फाइनली हमें एंड भी दर्शाना है कि एल्गोरिदम कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। तो देखिए, दो नंबर को ऐड करना था। एल्गोरिदम इस तरीके से लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि क्या स्टेप्स फॉलो की गई हैं। जब भी बड़े सॉफ्टवेयर्स या किसी भी प्रॉब्लम पर वर्क किया जाता है तो सबसे पहले इस तरह का स्टेप्स उसके लिए लिखे जाते हैं। अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हम क्या करने वाले हैं। ओके, देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमने स्टार्ट किया है प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब प्रॉब्लम क्या है, दो नंबर को ऐड करना है। तो सेकंड स्टेप हमारा हो जाता है कि डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स। अब आप ये सोचिए कि 3 वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर किए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो हमने प्रोसेस स्टार्ट की है उसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा एल्गोरिदम बनाना, जिससे हमें डिज़ाइन पता चल जाएगा। तो ये डिज़ाइन बनाने के ये एल्गोरिदम बनाने के टाइम पे हमने पहले ही ये दिमाग लगा लिया कि भाई 3 वेरिएबल्स लगेंगी, है ना, क्योंकि दो नंबर को ऐड करना है और तीसरे को प्रिंट करना है, मतलब उन दोनों को ऐड करके तीसरे में डाल देना है ताकि हम उस एडिशन को प्रिंट करा सकें। ये एक आसानी से समझने के लिए, एल्गोरिदम की वर्किंग को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमने क्या किया, इनपुट वैल्यूज़ इन num1 एंड num2, यानी कि जो 3 जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे उनमें से 2 वेरिएबल्स में हमने वैल्यूज़ ले ली। फोर्थ स्टेप में हमने उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ऐड करके स्टोर कर दिया थर्ड वेरिएबल में। एंड फाइनली फिफ्थ में हमने थर्ड की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया एंड देन हम पहुंच गए एंड पर, जो कि है हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने के बाद। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। तो ये एल्गोरिदम हमारे पास आ जाने के बाद, यानी कि रोड मैप या फिर रेसिपी आने के बाद में हमारा खाना बनना बहुत आसान है। ओके, तो अब इस रेसिपी से हम बनाएंगे हमारा प्रोग्राम। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम जो है वो लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के पहले एल्गोरिदम जो है वो एक ऐसा स्टेप है जहाँ पर हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप्स को लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर एक लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के रूल्स, कंस्ट्रेंट्स जो हैं, उनके सिंटैक्स, सिमेंटिक्स सब अलग अलग होते हैं। तो ये सब जो है इम्प्लीमेंटेशन में किया जाता है। जैसे कि अब हमारा एल्गोरिदम तो तैयार है 2 नंबर्स को ऐड करने का, और हम उसको प्रिंट करा रहे हैं, उसकी जो रिज़ल्ट है उसको हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस एल्गोरिदम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सी लैंग्वेज की मदद से। तो हमें उस तरह के रूल्स और जो उसको सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें करनी होगी, हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होगी, #include stdio.h। ओके, ये सबसे पहली चीज़। अगर आप C++ यूज़ कर रहे होते तो IO स्ट्रीम यूज़ करना होता, पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ और करना पड़ेगा, जावा यूज़ कर रहे हैं तो कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक रोड मैप है वो हमारे पास है। हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, स्टेप्स यही रहेंगे, लेकिन लिखने का तरीका अलग रहेगा, क्योंकि
जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सब में रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, ओके, बार बार नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट, वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है सी में, या इंटीजर मेन, ओके। फिर सबसे पहली स्टेप थी डिक्लेयर 3 इंटीजर वेरिएबल्स num1, num2 एंड num3। तो अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? डेटा टाइप इंटीजर, देन num1, num2 एंड num3। ये हो गए हमारे पास num1, num2, num3 नाम के 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स, ओके। अब हमें इनपुट लेना है वैल्यूज़ इन num1 एंड num2। तो अगर हम डायरेक्टली स्कैनफ का यूज़ कर लेंगे तो अगर कोई नया यूज़र है तो उसे पता नहीं चलेगा ना। तो अगेन सी लैंग्वेज में जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, printf स्टेटमेंट एक लगाएंगे और यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर 2 नंबर्स, ओके। देन हम इनपुट लेंगे स्कैनफ की मदद से, यूज़र इनपुट करेगा, %d 2 बार लगेगा, एक जाएगा एड्रेस ऑफ num1 में और दूसरा जाएगा एड्रेस ऑफ num2 में। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है, इनपुट वैल्यूज़ इन num1 एंड num2, यहाँ से इसमें वैल्यूज़ चली गई। देन है ऐड num1 एंड num2 एंड स्टोर एडिशन इन num3। ये करेंगे हम कैसे, num3 में असाइन करना है num1 प्लस num2 का एडिशन। तो ये दोनों का एडिशन ये यहाँ पर हो गया। नाउ हमें क्या करना है, फिफ्थ स्टेप क्या है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम, ओके। अब हम प्रिंट करेंगे printf स्टेटमेंट की मदद से, printf स्टेटमेंट सम इज %d और यहाँ पर num3। तो आउटपुट क्या आएगा, सम इज़ वट एवर जो भी आप इनपुट करेंगे। तो क्या हुआ देखिए, ये सब जो है ये आ गया स्टार्ट वाली स्टेप का। देन ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये हो गया हमारा ये सेकंड स्टेप, देन ये printf, और देन हमारा यहाँ पर थर्ड स्टेप, देन ये फोर्थ स्टेप, देन ये फिफ्थ स्टेप, और यहाँ से हम एंड पे पहुँच गए। तो इस तरीके से हमने एल्गोरिदम की मदद से, क्या प्रॉब्लम दिया हुआ था, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ये हमारा प्रॉब्लम था जिसके सॉल्यूशन के लिए हमने स्टेप्स लिखे, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। इसकी मदद से हमने उसे इम्प्लीमेंट किया और सॉल्यूशन पे हम पहुंच गए। तो इस काम आता है एल्गोरिदम। तो आपको क्या याद रखना है, अ स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स, है ना, फॉर अचीविंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हासिल करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स लिखते हैं, उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब जल्दी से इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। अब देखिए, एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट हम ले सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम इज़ ब्रोकन इनटू स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप अगर दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम को, तो वो उसे समझने में आसानी होती है, उसे सॉल्व करने में आसानी होती है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया इसका। दूसरा एडवांटेज ये है कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है। कोई नया यूज़र जो है वो भी एक एल्गोरिदम को पढ़कर समझ सकता है कि ये क्या हो रहा है, इसका आउटकम क्या होगा, ओके। ईज़ी टू अंडरस्टैंड है तो इससे क्लैरिटी रहती है। नाउ फोर्थ हमारे पास हो जाता है, ये सारी चीज़ें होने की वजह से, यानी कि जो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन जो है, उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, क्लैरिटी होती है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। दैट इज़ वाई इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका वो ईजी हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो
एल्गोरिदम बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, टाइम लगता है इसमें। तो पहला जो डिसएडवांटेज है ये इसका ये है कि एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। दूसरा, इसमें ब्रांचिंग जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लूप्स एंड ब्रांचेस जो होते हैं, ब्रांचिंग एंड इटरेशंस जो होते हैं, यानी लूप्स जिसको कहते हैं, ब्रांचिंग और इटरेशन को इसमें यूज़ करना कठिन होता है, यानी कि उसे आप शो करना कठिन होता है। देन थर्ड, कॉम्प्लेक्स होता है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, जो कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, एक्टिविटी है। दूसरा, ब्रांचिंग और इटरेशन को इसमें शो करना कठिन होता है। अब जैसे कि भाई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उतना ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा, लेकिन इतने सारे डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद एक बार जब एल्गोरिदम तैयार हो जाता है तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है एल्गोरिदम का। तो ये सारी बातें हमने एल्गोरिदम के बारे में जानी। आपको ये जो 2-3 शब्द हैं, स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स या इंस्ट्रक्शंस, आपको स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट ये ज़रूर याद रखना है। ओके, तो ये हो गई एल्गोरिदम के बारे में। हमने उसका एक प्रॉब्लम का एल्गोरिदम भी लिखा, साथ में हमने उसे इम्प्लीमेंट भी किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने देख लिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान।